नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का टॉपिक है काव्य शास्त्र। यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी राज्य की टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो काव्य शास्त्र है ये कैसे बना है, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। पहले अलंकार शास्त्र था, उसके बाद में सौंदर्य शास्त्र, फिर साहित्य शास्त्र, फिर क्रियाकलाप। जो काव्य शास्त्र है पहले जाना जाता था अलंकार शास्त्र के नाम से, उसके बाद में सौंदर्य शास्त्र के नाम से, फिर साहित्य शास्त्र के नाम से, क्रियाकलाप के नाम से, उसके बाद में काव्य शास्त्र के नाम से। अब अगला पॉइंट दिया है, काव्य शास्त्र को सर्वप्रथम अलंकार शास्त्र नाम दिया गया। अगला पॉइंट दिया है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। भामह, उद्भट, रुद्रट, वामन आदि आचार्यों ने अपनी पुस्तकों का नाम अलंकार के नाम पर रखा। इसमें रस, गुण, दोष आदि का वर्णन है, परंतु यहाँ अलंकार प्रधान है। अगला पॉइंट दिया है अलंकार गुण, रीत, रस आदि सभी तत्व काव्य को सौंदर्य प्रदान करते हैं, अतः अनेक विद्वानों ने इसे सौंदर्य शास्त्र नाम दिया है। यानी जो काव्य शास्त्र है इसको कई विद्वान सौंदर्य शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। यानी कई विद्वानों ने अलंकार शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र नाम दिया है। अगला पॉइंट दिया है, यहाँ सौंदर्य शास्त्र नाम अलंकार शास्त्र के पर्याय के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। कुछ आचार्यों ने इसे साहित्य शास्त्र नाम दिया है, विशेष रूप से आचार्य राजशेखर ने। यानी जो राजशेखर हैं, आचार्य राजशेखर ने काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र नाम दिया है। रुय्यक और आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथों का नाम भी साहित्य शास्त्र के नाम पर रखा है। रुय्यक का ग्रंथ है साहित्य मीमांसा, विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण। अगला पॉइंट दिया है, काव्य शास्त्र का एक दूसरा नाम क्रियाकलाप भी मिलता है। दोस्तों, यदि आपको लिखावट समझ में ना आ रही हो तो मैं जो बोलता हूँ उस पर आप लोग जरूर ध्यान दें। बाद में इसे काव्य शास्त्र नाम दिया गया, जिसका अर्थ है विभिन्न काव्यांगों की समीक्षा, यानी समालोचना। अतः यह नाम सबसे उपयुक्त था तथा यह नाम ही सर्वाधिक प्रचलित हुआ। समालोचना विधा के रूप में काव्य शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य भोज ने सरस्वती कंठाभरण में किया। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्य शास्त्र का काल विभाजन। संपूर्ण काव्य शास्त्र को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यह कई बार पूछा जा चुका है कि जो काव्य शास्त्र है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। पहला है प्रारंभिक काल, दूसरा है रचनात्मक काल और तीसरा है निर्णयात्मक काल, चौथा है व्याख्यात्मक काल। ये सभी काल क्रम से दिए हैं। पहले पढ़ेंगे नंबर 1 प्रारंभिक काल। इसका समय है वैदिक काल 650 ईस्वी तक, वेदों से लेकर भरत यानी भामह तक। अगला है वेदों में रस, छंद, अलंकार का प्रयोग किया गया। रस
छंद अलंकार को काव्यांग कहा जाता है। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है, यह काल वेदों से प्रारंभ होता है। वेदों में काव्यांग का भले ही स्वतंत्र वर्णन न हुआ हो, परंतु काव्यांग वेदों में है। तो काव्यांग कौन कौन से होते हैं? रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष। अगर पूछे कि काव्यांग कौन कौन से हैं, तो रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष आदि ये सभी काव्यांग है, यानी काव्य के अंग हैं। अगला पॉइंट दिया है, वेदों के बाद निरुक्त, उपनिषद, महाभारत आदि में काव्यांग पाए जाते हैं। इस प्रकार काव्यांगों की चर्चा स्वतंत्र न होते हुए भी कहीं न कहीं हमारे साहित्य में विद्यमान थी। इसके बाद अनेक आचार्य आए जिन्होंने एक एक काव्यांग की स्वतंत्र चर्चा की। अगला पॉइंट है, काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय है रस संप्रदाय। अगला पॉइंट दिया है, संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतिम आचार्य पंडितराज जगन्नाथ हैं। हिंदी काव्य शास्त्र का आदि आचार्य माना जाता है भरत मुनि को। सर्वप्रथम आचार्य भरत ने पुस्तकाकार रूप में अनेक काव्यांगों की चर्चा एक साथ की। काव्यांग 4 अलंकार, 10 गुण और 10 दोष, ये सभी काव्यांग यानी काव्य के अंग हैं। इस काल में जो चर्चा हुई उनमें अलंकार की चर्चा सर्व प्रमुख रही। नंबर 2 है रचनात्मक काल। जो रचनात्मक काल है इसका समय है 650 ईस्वी से 850 ईस्वी तक, यानी आचार्य भामा से लेकर के आनंद वर्धन तक। आचार्य भामा को कहा जाता है अलंकार संप्रदाय का जनक, यानी भामा अलंकार संप्रदाय के जनक हैं। अगला है, यह काल आचार्य भामा से प्रारंभ होकर आचार्य आनंद वर्धन तक चलता है। अगला पॉइंट दिया है, इस काल में अनेक संप्रदायों का जन्म हुआ, जैसे अलंकार संप्रदाय, भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, ये अलंकारवादी हैं। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि अलंकारवादी कौन है, तो भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट। अगला पॉइंट दिया है, नोट वामन रीत संप्रदाय के हैं। यदि रीत संप्रदाय ऑप्शन में नहीं है तो वामन को अलंकार संप्रदाय में रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट दिया है, वामन रीत संप्रदाय के हैं। यदि रीत संप्रदाय ऑप्शन में नहीं है तो वामन को अलंकार संप्रदाय में रखेंगे। अगला पॉइंट दिया है, रीत संप्रदाय। रीत संप्रदाय के हैं वामन, और रस संप्रदाय के हैं आचार्य भरत के सूत्र की व्याख्या। रस संप्रदाय में है आचार्य भरत के सूत्र की व्याख्या। आचार्य मम्मट ने ध्वनि का विरोध करने वालों का जमकर खंडन किया और फिर किसी ने ध्वनि के विरोध का साहस नहीं किया। ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, इसी काल में वक्रोक्त जीवितम की रचना करने वाले आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त को काव्य की आत्मा सिद्ध किया, परंतु इस संप्रदाय का अधिक समर्थन नहीं किया। अगला दिया है, निर्णयात्मक काल के सबसे महत्वपूर्ण आचार्य हैं आनंद वर्धन। अगला पॉइंट दिया है, आनंद वर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की। आनंद वर्धन ने ध्वनि संप्रदाय को काव्य की आत्मा माना है। आनंद वर्धन ने अलंकार, गुण, रीत आदि को ध्वनि में समाहित कर लिया।
अलंकार, गुण, रीति ये काव्य की आत्मा है। इन्होंने रस, गुण, रीति, अलंकार आदि को ध्वनि के उत्कर्षक तत्व के रूप में मान्यता दी। अगला है, इसी काल में आचार्य अभिनव गुप्त ने आचार्य आनंदवर्धन की पुस्तक धवनवा लोक पर लोचन नामक टीका लिखी। टीका यानी धवनवा लोक लोचन, ये क्या है? ये टीका है। अगला है, इन्होंने ध्वनि के विरोधी आचार्यों का खंडन किया। किसने किया है? आनंदवर्धन ने। अगला है, इसी काल में आचार्य मम्मट ने ध्वनि की पुनर्स्थापना की। इसके पश्चात ध्वनि का विरोध नहीं हुआ। अगला है, पुनर्स्थापक पर आचार्य के रूप में मम्मट को जाना जाता है। मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी काल में आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त जीवितम नामक ग्रंथ लिखकर वक्रोक्त संप्रदाय को स्थापित करने का प्रयास किया। आचार है व्याख्यात्मक काल। व्याख्यात्मक शब्द व्याख्या शब्द से बना है। काव्य शास्त्र का यह चतुर्थ काल अपनी व्याख्या के लिए अधिक प्रसिद्ध रहा। इस काल में आचार्य विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, जयदेव जैसे महत्वपूर्ण आचार्य हुए। अगला है, इन आचार्यों ने अपना मौलिक चिंतन तो दिया, साथ ही साथ इन्होंने अपने पूर्व के आचार्यों के मतों की व्याख्या भी की। इसी काल में आचार्य क्षेमेंद्र जैसे महत्वपूर्ण आचार्य हुए, जिन्होंने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की। अगला है, इस काल के प्रमुख आचार्य निम्न हैं। ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं रुय्यक, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, विद्याधर, विद्यानाथ, जयदेव, अप्पय दीक्षित, पंडितराज जगन्नाथ। अब हम लोग पढ़ेंगे रस के व्याख्याता, यानी रस के व्याख्याता कौन कौन हैं। शारदा, तनय, रूप, गोस्वामी, भानुदत्त। अलंकार के व्याख्याता कौन है? रुय्यक, विश्वनाथ, जयदेव, अप्पय दीक्षित, विश्वेश्वर। औचित्य संप्रदाय के हैं क्षेमेंद्र। अगला है, हिंदी का काव्य शास्त्र का प्रथम यानी आद्य आचार्य हैं भरत मुनि। हिंदी काव्य शास्त्र के प्रथम पुस्तक है नाट्य शास्त्र। अब हम लोग पढ़ेंगे आचार्यों का संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले पढ़ेंगे भरत मुनि के बारे में। भरत मुनि का समय है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, और इनकी पुस्तक यानी इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। भरत मुनि ने ऋग्वेद से पाठ लिया है, सामवेद से गान लिया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया है और अथर्ववेद से रस लिया है। भरत मुनि ने चारों वेदों से तत्व लिया। इन तत्वों से पंचम वेद के रूप में नाट्य शास्त्र की रचना की है। अगला है, नाटक में रस प्रधान होता है। नाटक दृश्य काव्य है। भरत मुनि को दृश्य काव्य परंपरा का जनक माना जाता है। काव्य दृश्य काव्य होता है और श्रव्य काव्य। आचार्य भरत को दृश्य काव्य परंपरा का जनक माना जाता है। आचार्य भरत रस सिद्धांत के जनक हैं। नाट्य शास्त्र। वर्तमान में नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। अगला पॉइंट है, 36 अध्याय में भरत मुनि ने रस, अलंकार, गुण, दोष आदि का वर्णन किया है। अगला पॉइंट है, नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में आचार्य भरत ने रस,
विभाव, अनुभाव आदि का वर्णन किया है। अगला पॉइंट दिया है, छठे अध्याय में ही भरत मुनि ने अपना प्रसिद्ध रस सूत्र यानी रस सिद्धांत, विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगवाद, रस निष्पत्ति दिया है। ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत की व्याख्या करने वाले 4 आचार्य क्रमशः हैं भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त हैं। अगला है, मम्मट तथा पंडित राज जगन्नाथ ने भी इस सूत्र में महत्वपूर्ण रोल निभाया है। अगला पॉइंट है, रस सिद्धांत यानी रस सूत्र के जनक, प्रणेता, प्रथम या आदि आचार्य भरत मुनि है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगर पूछे कि रस सिद्धांत के जनक तो हो जाएंगे भरत मुनि। अगर पूछे कि रस सिद्धांत के प्रणेता तो भी होंगे भरत मुनि। अगर पूछे रस सिद्धांत के प्रथम कौन है तो भरत मुनि। रस सिद्धांत के आदि कौन है तो भरत मुनि। रस सिद्धांत पूछा जाए या रस सूत्र पूछा जाए, एक ही बात है। रस सिद्धांत या रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्ट लोलट हैं। 7वें अध्याय में भी इस की चर्चा है, अर्थात 6वें तथा 7वें अध्याय में रस की चर्चा है। अभिनव गुप्त रस सूत्र के चौथे व्याख्याता है। ने नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नामक टीका लिखी। अब पढ़ेंगे आचार्य भामा के बारे में। इनका समय है 5वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी यानी 450 ईस्वी से 550 ईस्वी। और उनका जन्म स्थान है कश्मीर। पिता का नाम नक्रिल गोमिल। और उनकी पुस्तक यानी ग्रंथ है काव्य अलंकार। अगला है पॉइंट, भामा अलंकार के जनक हैं। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलंकार काव्य और कविता में होता है। काव्य श्रव्य है, इसलिए भामा को श्रव्य काव्य परंपरा का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट है, भामा को अलंकार सूत्र यानी सिद्धांत तथा श्रव्य काव्य परंपरा का जनक माना जाता है। काव्यालंकार 6 परिच्छेदों में विभक्त है। काव्यालंकार में मुख्य रूप से काव्य शरीर, अलंकार, दोष, न्याय, बुद्ध यानी 5 तत्वों का वर्णन है। इन्होंने शब्द और अर्थ को सर्वप्रथम एक साथ समाहित करने का प्रयास किया। इनका सूत्र है शब्दार्थों सहितो काव्यम। सर्वप्रथम 3 गुणों का सिद्धांत आचार्य भामा ने दिया, ओज, प्रसाद और माधुर्य। अगले कवि हैं आचार्य दंडी। ये निवासी हैं दक्षिण भारत के और इनका समय है 650 ईस्वी के लगभग। पिता का नाम है वीर दत्त और इनके ग्रंथ हैं काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, अवंत कुमारी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य। अगला है काव्यादर्श, काव्य शास्त्र विषयक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। काव्यादर्श अलंकार परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है। काव्यादर्श में 3 परिच्छेद हैं। इसमें अलंकार, गुण, रीति आदि की चर्चा है। दंडी ने रीति के लिए मार्ग या वत्रम शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने वैदर्भ और गौड़ 2 मार्गों की चर्चा की है। नंबर 4 है आचार्य उद्भट। इनका समय है 800 ईस्वी के लगभग में यानी 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। यह दिया है सरस्वती पांडे बुक में। ये निवासी है कश्मीर के और इनका ग्रंथ यानी किताब है अलंकार रसा संग्रह। यह अलंकार का ग्रंथ है।
अलंकार सार संग्रह नामक यह ग्रंथ 69 कारिकाओं में विभक्त है। इसे 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। अलंकार सार संग्रह पर 2 टीकाएं प्राप्त होती है। नंबर 1 प्रतिहारेंद्र कृत अलंकार सार संग्रह लघु वृत्ति। नंबर 2 राजानक तिलक कृत उद्भट विवेक। अगले कवि हैं आचार्य वामन। इनका समय है 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच और यह दिया है सरस्वती पांडे बुक में पेज नंबर 21 पर। और समय इनका माना गया है 800 ईस्वी के लगभग उद्भट के समकालीन है और इनका स्थान है कश्मीर। पुस्तक यानी ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्र वृत्त। आचार्य वामन को रीत संप्रदाय का जनक माना जाता है। अगला है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति नामक ग्रंथ 5 अध्याय और 12 अधिकरणों में विभक्त है। अगला दिया है काव्य शास्त्र में वामन प्रथम ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के सिद्धांतों को सूत्रों में पिरोया और उन सूत्रों की स्वयं वृत्ति यानी टीका भी लिखी। इस प्रकार की वृत्तियों को उन्होंने कविप्रिया नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। अगला है आचार्य वामन ने सर्वप्रथम काव्यात्मा का प्रश्न उठाया। ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और रीतिरात्मा काव्य से कहकर रीत को काव्यात्मा कहा। इन्होंने वैदर्भ पांचाल और गौड़ नामक मार्ग यानी रीत बताए। अगले कवि हैं रुद्रट। इनका समय है 850 ईस्वी के लगभग। स्थान है दक्षिण भारत। ग्रंथ इनका है काव्यालंकार। काव्यालंकार 16 अध्यायों में विभक्त है। आचार्य रुद्रट ने सर्वप्रथम अलंकारों का वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन किया और अलंकारों के दो भेद किए। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। आचार्य रुद्रट ने परंपरा से चले आ रहे 9 रसों में प्रयाण नामक 10वां रस जोड़ने का प्रयास किया। अगला है आचार्य रुद्रट ने रीत की विशेष चर्चा की तथा इन्होंने लाटीय नाम से एक चौथी रीत जोड़ने का प्रयास किया। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले कवि हैं आचार्य आनंदवर्धन। इनका समय है 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और इनका जो स्थान है जन्म स्थान है कश्मीर। ग्रंथ है धवनवा लोक। आचार्य आनंदवर्धन को ध्वनि संप्रदाय का जनक माना जाता है। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने ध्वनि को काव्यात्मा के रूप में प्रतिस्थापित किया। इनकी परंपरा में अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि आचार्य हुए। अगला है आचार्य अभिनवगुप्त ने धवनवा लोक पर लोचन नामक टीका लिखी। इस प्रकार अभिनवगुप्त के ग्रंथ का नाम धवनवा लोक लोचन पड़ा। अगले कवि हैं आचार्य भट्ट नायक। इनका समय है 9वीं शताब्दी यानी 800 ईस्वी के आसपास। स्थान है कश्मीर और ग्रंथ है हृदय दर्पण या सहृदय दर्पण। अगला है ये आचार्य भरत के रससूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं। इन्होंने साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि साधारणीकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो आचार्य भट्ट नायक ने। अगले कवि हैं आचार्य राजशेखर। इनका समय है 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। स्थान है विदर्भ यानी महाराष्ट्र।
यहीं से वैदर्भी रीत को माना जाता है। इनके ग्रंथ हैं काव्य मीमांसा, यह है काव्य शास्त्र का भाग। अगला है कर्पूर मंजरी, विद्वल, शॉल, भंजिका, बाल भारती या प्रचंड महाभारत। काव्य शास्त्र में राजशेखर को काव्य शिक्षा संप्रदाय का जनक माना जाता है। अगला है काव्य मीमांसा को काव्य शिक्षा परक ग्रंथों का प्रवर्तक ग्रंथ माना जाता है। अगला है काव्य मीमांसा में 18 अधिकरण थे, पर अब एक ही अधिकरण प्राप्त है, इसे काव्य रहस्य नाम दिया गया है। अगले कवि हैं आचार्य अभिनव गुप्त।